बिहार, यूपी और हरियाणा में तलाशी ली गई। बिहार में पटना, नालंदा सहित 7 जगह पर छापेमारी की गई। हथियार के साथ 1 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया गया। जाली और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। पटना और शेखपुरा से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना और शेखपुरा से 2 आरोपी अरेस्ट भी किए गए हैं। तो एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई। बिहार, यूपी और हरियाणा में ये तलाश जारी है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पटना, नालंदा सहित 7 जगह पर ये छापेमारी। शंकर आनंद हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, कौन कौन से लोकेशन जहां एनआईए की कार्रवाई और अब तक क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को स्टार्ट किया गया था और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 22 से ज्यादा लोकेशन थे जहां पर वो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान में उन तमाम हथियारों की सप्लाई से जुड़े हुए कई लोगों के खिलाफ में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो इस मामले में जो बिहार के कई जो इलाके हैं, खासतौर पर जो लखीसराय, शेखपुरा और इसके साथ साथ आसपास का जो इलाका है, वहां पर इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था जी। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो आरोपी हैं, आरोपियों के यहाँ से भारी मात्रा में नकदी बरामद किया गया है। बिहार से जो अरेस्ट हुए उनके बारे में क्या और जानकारी है? देखिए, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 आरोपी हैं, वो चारों आरोपियों के पास से काफी भारी मात्रा में जो नकदी बरामद किया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो बरामद किया गया है। और जिस तरह से चारों आरोपियों की बात करें तो आरोपियों का नाम है राजेंद्र प्रसाद, कुमार अभिजीत, शत्रुघ्न शर्मा और विशाल कुमार। इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन चारों आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से बिहार की हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बिहार के नालंदा, शेखपुरा, पटना और पटना के आसपास 7 इलाका जो है वहां पे सर्च ऑपरेशन किया गया था। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला जो बिहार से सटता हुआ इलाका है, वहां पे 13 स्थान है और हरियाणा और कुरुक्षेत्र के 2 स्थानों पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और इसी सर्च ऑपरेशन के बाद जिस तरह से 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया गया, आपत्तिजनक जो डेटा है वो मिला है और इन के साथ साथ भारी मात्रा में जो नकली प्रमाण पत्र जो हैं वो मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं। चलिए, बिल्कुल शंकर, आप इस पूरी खबर पर नजर बना करके रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया का दुरुपयोग मामले में ईओयू कार्रवाई करेगी। ईओयू की तरफ से अब गिरफ्तारी की तैयारी है। ईओयू ने एसपी को पत्र लिखा है। 1 अप्रैल से 11 नवंबर तक 584 मामले सामने आए हैं। 77 एफआईआर अब तक दर्ज की गई है। तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग मामले में अब गिरफ्तारी की तैयारी है। और बता दें कि ईओयू की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ईओयू ने एसपी को पत्र लिखा है। 1 अप्रैल से 11 नवंबर तक 584 मामले दर्ज किए गए हैं। और आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 5 से 11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलना है और आज सदन में शपथ ग्रहण और शोक प्रकाश होगा। 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। 9 दिसंबर को प्रश्नकाल अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होंगे। तो 11 दिसंबर को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। और आज से झारखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। 9 दिसंबर को विनियोग विधेयक लाया जाएगा और इसके साथ 10 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक भी सामने आएगा और 11 दिसंबर को चर्चा के बाद राजकीय विधेयक पारित किया जाएगा।
तो देखिए 5 दिन का यह शीतकालीन सत्र होगा। आज सत्र की शुरुआत होने के साथ साथ शनिवार और रविवार 2 दिनों तक छुट्टी रहेगी, यानी कि विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। और आज ही से बड़ी खबर, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। आज से 2 दिन के देवघर दौरे पर नड्डा आएंगे। शाम 7:30 बजे देवघर एयरपोर्ट नड्डा पहुंचेंगे। रात 8:45 पर प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। 6 दिसंबर को बैद्यनाथ मंदिर में पूजा नड्डा करेंगे और कल देवघर में नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी जेपी नड्डा करेंगे। तो गुमला में बीजेपी कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया जाना है। कल कार्यकर्ता सम्मेलन को भी जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और शाम 4:30 बजे एम्स देवघर के विकास कार्य की समीक्षा जेपी नड्डा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है जेपी नड्डा का यह महत्वपूर्ण दौरा। और देखिए रांची से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंडर 19 महिला क्रिकेटर्स ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बल्लेबाजी कोच के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है। जेएससीए प्रबंधन को पत्र लिखा गया है। दुर्व्यवहार, गाली गलौज का आरोप लगाया गया है। जेएससीए प्रबंधन मामले को दबाने में जुटा है, जो खबर सामने आ रही है। लेकिन जो बल्लेबाजी कोच है उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है। पत्र के जरिए जेएससीए प्रबंधन को यह जानकारी पहुंचाई गई है। लेकिन खबर यह है कि मामले को दबाने में अब जेएससीए प्रबंधन जुटा हुआ है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस 5 दिवसीय छोटे सत्र में नए विधायकों को शपथ दिलाई गई, साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और पूरक बजट भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष पद पर भी सहमति बन गई, जहां बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। आज सत्र के आखिरी दिन द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस के बाद विनियोग विधेयक पेश होगा। एविएशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कल 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। गुरुवार को दिल्ली, मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा उड़ानों को कैंसिल किया गया। सबसे ज्यादा दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की कुल 172 उड़ानें रद्द हुई। इसी बीच इंडिगो ने डीजीसीए को बताया कि उसके ऑपरेशन 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है। इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। इंडिगो एयरलाइंस के उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने के बीच डीजीसीए ने गुरुवार को इंडिगो के सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान एयरलाइन ने नए नियमों में छूट मांगते हुए कहा कि ऑपरेशन नॉर्मल होने में 3 महीने लग सकते हैं, जिसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो को सुधार के लिए कुछ आवश्यक पहलुओं पर काम करने को कहा है। इंडिगो को क्रू भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा रोड मैप बताना पड़ेगा। रोस्टर रिस्ट्रक्चरिंग और सेफ्टी असेसमेंट के बारे में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डीजीसीए ने इंडिगो को हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। हालात बिगड़ने और डीजीसीए की सख्ती के बीच इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी कर मौजूदा स्थिति पर माफी मांगी और जल्द सामान्य संचालन बहाल करने का भरोसा दिया। देखिए, बीते कल देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया, जिससे हड़कंप मच गया। 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर नाराज दिखे। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और जम्मू तक हंगामा दिखा। इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वाले मुसाफिर बहुत नाराज दिखे।
बिहार में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर चल रहा है। अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। लोगों में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन की तैयारी इतनी सटीक है कि अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चल रही। डिप्टी सीएम ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में सुशासन कायम रहेगा और हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में शहर शहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ना तो प्रशासन का पीला पंजा थम रहा है और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति में ही कमी दिख रही है। मकसद एक ही है, बिहार में शहर के साथ ही गांव के सड़कों को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराना। लेकिन प्रशासन के इस अभियान में बाधा भी पहुंच रही है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। टीम लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। माहौल तनावपूर्ण है, जिसके बाद पुलिस टीम अलर्ट मोड में है। सीतामढ़ी के पुपरी में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जमकर शामत आई। अतिक्रमणकारियों में कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। दानापुर में भी नगर परिषद की ओर से सड़क और फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया। साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में भी अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। शहर के व्यस्तम मोतीझील इलाके में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया गया, जहां ओवरब्रिज के नीचे रह रहे परिवार की मार्मिक तस्वीर भी दिखी। दिव्यांग गोपाल महतो अपनी दिव्यांग पत्नी, बुजुर्ग मां और 2 बेटी के साथ रहते हैं। अतिक्रमण अभियान की चपेट में आने से उनका रोजगार छिन गया है। ऐसे में परिवार ने बसाने की गुहार लगाई है। बुलडोजर का पीला पंजा मोतिहारी में भी शहर के साथ गांव में गरज रहा है। केसरिया गोईची गांव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, तो अतिक्रमणकारी हटाओ अभियान के तहत पकड़ी दयाल के चोरमा बांकीपुर चौक के आगे पठान टोला में अवैध रूप से बन रहे मकान को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर जारी बुलडोजर एक्शन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहे जाने लगा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सम्राट चौधरी ने ऐसी किसी भी उपाधि को लेने से इनकार किया। साथ ही साफ किया कि बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में कोई माफिया बिहार में नहीं बच पाएगा। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है। ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर शहरों के साथ गांव की सड़कों और सरकारी जमीन की सफाई का दौर जारी है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। साथ ही आने वाले समय में कोई भी माफिया नहीं बचेगा, इसकी भी गारंटी बिहार की जनता को दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिवान में भी कई जगह सड़क किनारे जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैरवा, रघुनाथपुर, गुटनी जैसे इलाकों में प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। यहाँ पे 2000 रुपये फाइन वसूला गया है और इसके अलावा जो भी ये गुमटी है वो भी हटवा दिया गया है। लेकिन अभी ये महिला है तो महिला पुलिस अभी है नहीं, तो उसमें लगाने दिक्कत, तो वो लोग खुद हटा रहे हैं। अपना हटा के यहाँ से ले जाएंगे और दोबारा नहीं लगाएंगे। दोबारा अगर ये पाया गया तो इनका गुमटी से फाइन वसूला जाएगा और उसको गुमटी हटा हटाए। पूरा बिहार में बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर से पूरा गरीब गुरबा जितना लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। इन लोग का कोई सरकार व्यवस्था नहीं बनाया। दिसंबर की शुरुआत में ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और न्यूनतम तापमान घटकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में पछुआ हवा की वजह से 2 से 3 डिग्री तापमान में और गिरावट होगी। वहीं आसमान में कोहरे भी छाए रहेंगे।
सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल शीतलहर की कोई संभावना नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में दिसंबर की शुरुआत होते ही ठंड में तेजी से वृद्धि होने लगी है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 और 6 दिसंबर को कई जिलों में पछुआ हवा चलने की वजह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री और गिरावट हो सकती है और हवा की रफ्तार 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भी संभावना है। यानी पिछले 24 घंटे में अगर बात करेंगे तो पटना, बेगूसराय, किशनगंज, बेतिया, बगहा, गोपालगंज समेत 10 से ज्यादा शहरों में जहां न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री के आसपास रहा, वहीं कोहरा भी आसमान में छाया रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उस पर भी असर पड़ने लगा है। और अगले 2 दिनों के बाद कहा जा रहा है कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलेगा और प्रदेश का जो औसतन जो न्यूनतम तापमान है वो 9.9 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यानी उत्तर पश्चिमी जिले के सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और दरभंगा में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले में जो है रात में सिर्फ ठंड बढ़ रही है, जबकि सुबह में काफी राहत मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शीतलहर जैसी स्थिति बनने की फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में जहां सुबह में कोहरा छाए रहने की संभावना है, वहीं जो ठंड है उसमें ही व्यापक वृद्धि हो सकती है और अगले 2 दिनों के बाद लोग पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें, इस बात को लेकर मौसम विभाग ने आगाह किया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज के लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप जहां बढ़ गया है, वहीं पॉल्यूशन का स्तर खराब श्रेणी में जाने से सांस से संबंधित लोगों की परेशानी बढ़ गई है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज के लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप जहां बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन का असर भी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। गोपालगंज के अंबेडकर चौक की तस्वीर है, जहां पर आज सुबह में टेम्परेचर जो है वो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन का जो स्तर है वो खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में लोग जो है ठंड से परेशान है, तो दूसरी तरफ बच्चे और बुजुर्ग एलर्जी से परेशान नजर आ रहे हैं। खासकर सांस से संबंधित मरीज जो है उन परेशानी इस मौसम में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील किया है, ताकि इस मौसम में अधिक से अधिक लोग गर्म कपड़े पहने और बच्चे जो बुजुर्ग हैं उन्हें विशेष ख्याल रखने के लिए अपील किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 11:30 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सुबह 11:50 पर पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में व्यापारिक कार्यक्रम बिजनेस इवेंट होगा। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी और रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम के पुतिन की अगवानी करने पर शशि थरूर का बयान सामने आया है। पीएम का एयरपोर्ट जाना बड़ा संदेश है। शशि थरूर ने पीएम की एयरपोर्ट जाने की तारीफ की और कहा कि हम हर देश से अच्छे संबंध चाहते हैं। पीएम मोदी की केमिस्ट्री सभी के साथ अच्छी है और ये दिखाता है कि भारत रूस के रिश्ते कितने स्पेशल हैं। ये सारी चीज में एक संदेश भी है दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए कि देखिए ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि रशिया के साथ जो बंधन है, जो रिश्ता है, हमें अलग रिश्ता अमेरिका के साथ है, अलग रिश्ता यूरोप के साथ है, अलग रिश्ता चाइना के साथ है। ये नहीं है कि एक देश के साथ रिश्ता करने से दूसरे हमारे दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर है।
पीएम मोदी ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल से हटकर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कल एकदम शाही अंदाज में हुआ। रेड कारपेट बिछा। प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचकर गले लगाकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। और इस तस्वीर को देखकर क्रेमलिन ने भी कहा कि पीएम मोदी का इस तरह रनवे तक आना बिल्कुल अप्रत्याशित था। आमतौर पर पीएम मोदी किसी भी विदेशी नेता को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करते, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल पीछे छूट गया। दोनों एक ही कार में बैठे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए और रास्ते में ही दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। इस दौरान गाड़ी के अंदर की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ देखने को मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में भी पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। पीएम आवास को खास तरह की रोशनी से सजाया गया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया। इसके साथ ही पीएम ने इस पर पोस्ट कर लिखा और कहा कि भारत और रूस की दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है और आज होने वाली बैठक दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री आवास में रुके और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही केमिस्ट्री देखने लायक बन रही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार